हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरा क्लासेस। दिस इज मी राहुल सतनाम। आज हम देखेंगे बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल का मतलब होता है, बायो का मतलब जैव होता है, जैव। ठीक है, तो बायो का मतलब क्या होता है? जैव, हिंदी वाले बिल्कुल। और मॉलिक्यूल मतलब होता है अणु, है ना। तो जैव अणु की बात करें तो जैव अणु मतलब जीवों में जो भी अणु होते हैं बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो अब देखिए, ये अणु को अगर हम डिटेल देखें तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, उनके अंदर, सेल के अंदर लिपिड पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ये सभी किसमें आते हैं? बायोमोलिक्यूल्स, या हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इसमें केमिस्ट्री भी आएगी और बायोलॉजी भी आएगी, दोनों चीजें। तो अगर हम देखें कि सबसे पहले जैव अणु का विकास कैसे हुआ, तो जैसे हम इकोसिस्टम में पढ़ते हैं वैसे ही इसमें कोई भी एटम अगर बनेगा तो सबसे पहले क्या पाया जाएगा? इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिवली चार्ज होता है। फिर उसके बाद इसी में प्रोटॉन भी होगा, पॉजिटिवली चार्ज। और फिर उसके बाद न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन। अगर ये तीनों मिल जाएं तो बन जाता है क्या? एटम बन जाता है। क्या बन जाता है? एटम्स बन जाते हैं। एटम्स जब खूब सारे मिल जाते हैं तो वो बन जाता है मॉलिक्यूल। क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल बन जाता है। और फिर कई सारे मॉलिक्यूल मिल करके क्या बना देते हैं? सेल्स बना देते हैं, सेल्स बना देते हैं, कोशिका बना। और कई सारी सेम सेल जब मिल जाती है तब ऊतक बनाती है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, और जब खूब सारी टिश्यू जब सेम सेम मिल जाती है तब उससे बनता है ऑर्गन। ठीक है ना। तो यहां पास ऑर्गन बन गया। ऑर्गन तो आपको पता है कई सारे होते हैं, तो ऑर्गन बन जाता है। ऑर्गन का हिंदी होता है अंग बन जाता है। फिर उसके बाद ऑर्गन जब खूब सारे मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, अंग तंत्र। जैसे एग्जांपल के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। तो ये सारे ऑर्गन सिस्टम हैं। अब देखिए, जब ऑर्गन सिस्टम खूब सारे जब मिल जाते हैं तो पूरा के पूरा जीव बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम स्पीसीज भी बोल सकते हैं, स्पीसीज। ठीक है, अब देखिए, कई सारी स्पीसीज जब मिलती है तो बन जाता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बन जाता है। और जब बहुत सारा पॉपुलेशन हो जाता है, कई सारे पॉपुलेशन, तब वो बन जाता है समुदाय, कम्युनिटी बोलते हैं उसको, कम्युनिटी। ठीक है, फिर कम्युनिटी अगर खूब सारी मिल गया तो बन गया क्या? इकोसिस्टम। क्या बन गया? इकोसिस्टम बन गया। और कई सारे इकोसिस्टम बन मिल जाते हैं तब वो बन जाता है बायोस्फीयर। क्या बन जाता है? बायोस्फीयर बन जाता है। इसी को हम इको स्फीयर भी बोल सकते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आई। बायोमोलिक्यूल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर एटम्स बनाते हैं, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है, मॉलिक्यूल मिलकर सेल्स बनाते हैं। सेल्स कई सारी सेम मिलती है तो टिश्यू बन जाती है। और टिश्यू जब मिलते हैं तो ऑर्गन बन जाता है, अंग बन जाता है। जैसे लीवर हो गया, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गई, ये सभी अंग है। सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है आपको पता है? हरफन मौला बोलते हैं किसको? स्किन को। सबसे बड़ा अंग स्किन को माना जाता है ना। स्किन में देखिए, स्किन जो होती है उसके भी दो लेयर होती है। एक अपर वाली लेयर को बोलते हैं इपिडर्मिस, और नीचे वाली जो लेयर है लोअर वाली, जिसको हम बोलते हैं डर्मिस। डर्मिस में भी 5 लेयर होती है ना। स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम ल्यूसिडियम, स्ट्रैटम ग्रान्युलोसम, ये सब चीजें हैं। इसको हम ट्रिक से देखेंगे बहुत अच्छे से, प्लांट नहीं, एनिमल फिजियोलॉजी में हम जब CSIR नेट में देखें।
तो ऑर्गन मिलता है तो क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ऑर्गन सिस्टम जब मिलता है तो ऑर्गेनिज्म पूरा बन जाता है। कई सारे ऑर्गेनिज्म या कई सारी स्पीसीज से हम बनाते हैं पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन से जब खूब सारे पॉपुलेशन मिलेगी तो कम्युनिटी, और कम्युनिटी जब मिल जाएगा तो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से फिर बायोस्फीयर बन जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब देखिए जो हमारी यूनिट 5 थी, इसमें हमने ये कंप्लीट कर लिया पूरी की पूरी तरह। क्या, प्लांट वाटर रिलेशनशिप, ट्रांसपेरेंट मूवमेंट, सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट एंड फोटो एसिमिलेट, ये सब ट्रांसलोकेशन, अपटेक, अनलोडिंग, लोडिंग सब हमने देख लिया है पूरा। फिर उसके बाद हमने फोटोसिंथेसिस कर लिया है पूरी तरह से, अच्छे से पूरा कंप्लीट किया। फिर रेस्पायरेशन भी हमने देख लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी पूरी तरह से देख लिया है। अब हम देख रहे हैं क्या, ये बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट। ये देखिए इसमें 2 यूनिट्स मिली हुई हैं, है ना, 2 पार्ट है, एक प्लांट फिजियोलॉजी, एक बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री वाला हम पार्ट देख रहे हैं, जिसमें से हम सबसे पहले स्टार्ट किए हैं बायोमोलिक्यूल्स। फिर इसी में हम कई सारे स्ट्रक्चर देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, ये सब। और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मैंने पहले ही कंप्लीट करा दिया है लगभग 3 क्लास में। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। लगभग इसमें 7 से 8 क्लास और लगेगी, किसके लिए, बायोकेमिस्ट्री की, और ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्या क्या है। अगला देखिए, देखिए जो बायोमोलिक्यूल होते हैं, जैसे एलिमेंट्स होते हैं वैसे ही बायोमोलिक्यूल, एलिमेंट्स जैसे 2 प्रकार के होते थे, एसेंशियल एलिमेंट्स 2 प्रकार के होते थे, एक माइक्रो होता था, एक मैक्रो होता था। वैसे ही बायोमोलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक तो माइक्रो होता है और एक मैक्रो होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बायोमोलिक्यूल के बारे में। एक मिनट, बायोमोलिक्यूल, अगर हम बायोमोलिक्यूल की बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है, एक है माइक्रोमोलिक्यूल और एक है मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, तो अब इसको हिंदी वाले तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो अब देखिए माइक्रोमोलिक्यूल किसको बोलते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो, लगभग लगभग 1000 डाल्टन से कम हो, है ना, या तो 1000, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 18 डाल्टन से लेकर के 1000 डाल्टन के बीच मॉलिक्यूलर वेट हो, तब उन मॉलिक्यूल को हम माइक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं। जबकि अगर 1000 डाल्टन से अधिक मॉलिक्यूलर वेट हो, 1000 से अधिक, ठीक है ना, 1000 से लेकर के 10,000 डाल्टन अगर मॉलिक्यूलर वेट है, तब उसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब माइक्रो मॉलिक्यूल में क्या क्या आता है ये भी देख लेते हैं। देखिए माइक्रो मॉलिक्यूल में अगर एग्जाम्पल देखें तो इसमें सबसे पहले आता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो होती है प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट होती है ना, बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन को बोला जाता है। ठीक है, और दूसरा अगर फैट की बात करें तो इसमें आता है फैटी एसिड। ठीक है, वसीय अम्ल हिंदी में बोलते हैं। अगला है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल इसी में आता है। जो कार्बोहाइड्रेट बनता है कई सारी मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना होता है, तो मोनोसैकेराइड भी इसमें आता है, मोनोसैकेराइड भी इसमें आता है। और इसमें न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स दोनों आते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। अच्छा, साइड्स और टाइड्स इसका मतलब मैं बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा। साइड्स मतलब शुगर इसमें ऐड हो जाता है। हम देखें तो माइक्रोमोलिक्यूल मैंने एग्जांपल बताया
क्या क्या, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मोनोसैकेराइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। अब इन्हीं चीज से बड़ा मॉलिक्यूल जब बनेगा तो उसको हम बोलेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मतलब दीर्घ, और इधर लघु बोलते हैं हिंदी, है ना। तो अमीनो एसिड क्या बनाता है बड़ा मॉलिक्यूल? बड़ा मॉलिक्यूल आगे चल के बना देगा क्या? प्रोटीन। कई सारे अमीनो एसिड मिलेंगे और बन जाएगा क्या? प्रोटीन बन जाएगा। देखिए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की बात करें, ये दोनों अगर आपस में मिलेंगे तो बना देगा क्या? लिपिड। लेकिन लिपिड का केस एक्सेप्शन है, क्यों? क्योंकि ये माइक्रोमोलिक्यूल की तरह भी होता है, मैक्रोमोलिक्यूल की तरह भी होता है, हम बताएंगे ये वाला। मोनोसैकेराइड आगे चल के पॉलीसैकेराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? पॉलीसैकेराइड बनाएगा। और पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, है ना। ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड मिल करके बना देगा क्या? न्यूक्लिक एसिड, जिसमें आता है डीएनए और आरएनए, है ना। तो अब देखिए ये चीजें जो मिल रही हैं कि जो अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, मोनोसैकेराइड है, ग्लिसरॉल है, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, मतलब जो बायोमोलिक्यूल में दो पार्ट हो गए, माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल। इनको हम कैसे अलग करेंगे? कोई भी सेल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, अगर उसकी सेल ले लिया जाए तो इस दोनों को हम कैसे अलग करेंगे? किसको? माइक्रो को और मैक्रो को कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो कैसे अलग करेंगे ये चीज जानते हैं पहले, है ना। कुछ चीजें और जान लेते हैं। हमारा जो बैच चल रहा है अश्वमेध सफलता ही लक्ष्य, असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच बॉटनी 2025 का। अब अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मेहरा क्लासेस ऑफिशियल। यदि यूट्यूब को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हमारे बैच से जुड़ने के लिए आप मेहरा क्लासेस कॉन्टेक्ट नंबर भी क्या है? 9200925830। हमारे बैच की अगर फिक्स फीस देखें तो कितनी है? हमारे बैच की ओरिजिनल अगर फीस देखा जाए तो 4999 है, लेकिन अभी आपको लगभग 3000 में, मतलब 2999 में मिल जा रहा है। तो जल्द से जल्द आप इसमें इनरोल्ड हो सकते हैं। लगभग आपके पास 1.5 महीने और बचे हैं, आप यहां पास कंप्लीट कर सकते हैं अपना सिलेबस हमारे साथ जुड़कर। ठीक है, ये ऑफर लिमिटेड है तो आप जल्द से जल्द जुड़िए। अब देखते हैं हम आगे कि जो हमारा जो बायोमोलिक्यूल में माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल है, इन दोनों को कैसे अलग करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए पेन चेंज कर लेते हैं, तो हेडिंग करेंगे क्या? हाउ टू सेपरेट, हाउ टू सेपरेट माइक्रो एंड मैक्रो बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल फ्रॉम आ कोई भी लिविंग सेल। लिविंग सेल हिंदी वाले देखिए, माइक्रो मतलब लघु और मैक्रो मतलब दीर्घ, दोनों बायोमोलिक्यूल को सेपरेट मतलब अलग अलग करने के लिए किसी सेल से कैसे करें, तो ये कैसे की जाएगा अभी देखते हैं। देखिए पीएचडी में तो ऐसे ये सब चीजें सिखाई जाती है आपके कोर्स वर्क में, लेकिन बायोमोलिक्यूल में क्योंकि इसमें क्या होगा, नेट वाले होंगे, सेट वाले भी होंगे, तो नॉन पीएचडी वाले भी होंगे, तो हमको तो ये चीज बताना पड़ेगा। तो देखिए कोई भी सेल होगी, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, कोई भी लिविंग सेल। तो देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं, लिविंग सेल ले लेते हैं। तो कोई भी लिविंग सेल लिया जाता है। लिविंग सेल्स किसकी हो सकती है? प्लांट की भी हो सकती है, एनिमल की भी हो सकती है। आप लिख सकते हैं यहां पास, ये प्लांट की भी हो सकती है, या तो किसकी हो सकती है? एनिमल्स की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। तो अब ये लिविंग सेल है, सपोज दैट ये कोई लिविंग सेल है। अब इस सेल में सबसे पहले किस में डुबाया जाता है, डिप किया जाता है? एसिड में।
और ये एसिड जो होता है ना, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड होता है। ये एसिड कौन सा है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये होता है एसिड। अब एसिड को हम सबसे पहले वाटर में वाटर डालते हैं, डिस्टिल वाटर, जिसके वजह से ये डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला हो जाता है, कंसंट्रेशन इसकी लो कर दी जाती है, पतला कर दिया जाता है। और पतला करने के बाद जैसे ही इसमें सेल डालेंगे तो सेल गलने लगेगी, क्योंकि एसिड है ये, है ना। तो एसिड में सेल क्या होने लगेगी? गलने लगेगी। तो आगे क्या होगा? अब सेल को ग्राइंड किया जाए। क्या किया जाएगा? ग्राइंड। ग्राइंड मतलब समझ रहे ना? ग्राइंड मतलब घुमाया जाता है, ग्राइंड किया जाता है, पीसा जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं। ग्राइंडिंग की जाएगी। जैसे हमारा ग्राइंडर होता है ना, वैसे ही ग्राइंडिंग की जाएगी। एक सेल नहीं होगी इसमें, बहुत सारा सेल है ना। तो ग्राइंडिंग की जाएगी, और ग्राइंडिंग करने के बाद इसमें क्या निकलेगा? फ्रैक्शन निकलेगा, मतलब रॉ मटेरियल निकलेगा, क्योंकि पिसा हुआ लुगदीदार मटेरियल निकलेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्लैरी सब्सटेंस बोलेंगे। क्या बोला जाएगा इसको? स्लैरी सब्सटेंस। स्लरी सब्सटेंस बोला जाएगा, है ना। और ये इसको सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें फिल्ट्रेशन की मैकेनिज्म हम देखेंगे। फिल्टरेशन, फिल्टर किया जाएगा। अच्छा, देखिए, कोई भी स्पीसीज लिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म की सेल लिए, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल है, उसको क्या किए? एसिड में डिप कर दिए, डाइल्यूट कर दिए एसिड को, वाटर मिला के, डिस्टिल वाटर। फिर उसके बाद हम इसको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद क्या मिलता है हमको? स्लरी सब्सटेंस मिलता है, लुगदीदार सब्सटेंस मिलता है। अब ये इसको, इसमें कई सारी प्रोसेस होती है, मैथरेशन होती है, कॉपरेशन होती है, कई सारी मेथड होती है। इसके बाद आगे फिल्टर किया जाए। फिल्टर कैसे करेंगे? यहां पास अगर हम फिल्ट्रेशन देखें तो अगले पेज में चलते हैं। देखिए, सबसे पहले ये कोई बास्केट ले लिया जाएगा, फ्लास्क ले लिया जाएगा, और इसमें हम फिल्टर करने जा रहे हैं। तो ये फिल्टर हम लगा देते हैं। ठीक है, यहां पास ये फ्लास्क में एक फिल्टर लगा दिए ऐसे, ये। अब इसमें क्या किया जाएगा? बायोमोलिक्यूल्स को डाला जाएगा, जो जो स्लरी सब्सटेंस है उसको डाला जाएगा। तो कुछ मॉलिक्यूल जो छोटे होंगे, जो माइक्रो होंगे, वो फिल्टर हो जाएंगे। फिल्टर हो जाएंगे और कहां पहुंच जाएंगे? नीचे की तरफ, यहां, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे फिल्टरेट। क्या बोलेंगे? फिल्टरेट बोला जाएगा। जबकि कुछ बड़े मॉलिक्यूल यहां क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। रुकनों को रिटार्ट बोला जाता है ना। तो इसको हम बोल देंगे क्या? रिटर्नटेंट। ठीक है, तो यहां देखिए दोनों में फर्क क्या है, कि जो छोटे मॉलिक्यूल होंगे वो फिल्टर से आर पार हो जाएंगे, निकल जाएंगे, जबकि जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो रुक जाएगा, है ना। जो निकल जाएंगे उसको फिल्ट्रेट बोलेंगे, और जो रुक जाएगा उसको रिटर्नटेंट बोलेंगे, है ना। अब देखिए, फिल्ट्रेट को हम एसिड सॉल्यूबल पूल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं एसिड सॉल्यूबल पूल। ठीक है, एसिड में सॉल्यूबल हो जाता है, एसिड सॉल्यूबल पूल भी बोला जाता है। इसी को हम एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन भी कहते हैं। एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन भी कहते हैं। इतना बात समझ में आया? अब ये वैसे मॉलिक्यूल हैं जो छोटे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोमोलिक्यूल। क्या बोला जाएगा इनको? माइक्रोमोलिक्यूल बोला जाएगा। तो ये भी जो मॉलिक्यूल हैं, ये क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। इतना आया समझ में? ये माइक्रोमोलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, लगभग कितना होगा? 18 से लेके 800 डाल्टन। वैसे 1000 मैंने बताया है, तो 1000 के अंदर होना चाहिए, मतलब 1000 डाल्टन के अंदर होना चाहिए। अब ये देखिए, जो माइक्रोमोलिक्यूल हैं, कौन कौन से निकल के आए होंगे?
इसमें निकल के आया होगा क्या, अमीनो एसिड। क्या आया होगा, अमीनो एसिड निकल के आया होगा, फैटी एसिड निकल के आया होगा, और ग्लिसरॉल भी आया होगा, और अगर मोनोसैकेराइड भी आया होगा, मोनोसैकेराइड, और क्या होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें न्यूक्लियोटाइड होगा, न्यूक्लियोटाइड, और क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड भी होगा। तो ये सारी चीजें होंगी किसमें, माइक्रोमोलिक्यूल में, है ना। तो ये माइक्रोमोलिक्यूल हमने देख लिया। उसके बाद जो रिटेंटेंट है, इसमें क्या क्या होगा, रिटेंटेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम एसिड इनसॉल्युबल पूल बोलेंगे, क्योंकि एसिड में ये सॉल्युबल नहीं हुआ है, इसी वजह से तो फिल्ट्रल नहीं हुआ। एसिड इनसॉल्युबल पूल बोला जाता है। इसी को हम एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, एसिड इन सॉल्युबल फ्रैक्शन बोलते हैं इसी चीज को, ठीक है। अब देखिए जो यहां से निकला होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल। क्या बोला जाएगा, मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। अब ये माइक्रोमोलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा 1000 से ज्यादा होगा, क्या मॉलिक्यूलर वेट होगा। अब देखिए अमीनो एसिड से मिलके बना क्या, अमीनो एसिड से बना क्या, प्रोटीन बना। फिर उसके बाद जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, इससे मिलके क्या बना, लिपिड। लिपिड को हम डिटेल से देखेंगे क्योंकि ये दोनों के बीच का कनेक्टिव लिंक की तरह काम करता है। ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी है और मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी है, बताएंगे कैसे। फिर उसके बाद अगला अगर देखे तो मोनोसैकेरॉइड मिलकर क्या बना दिया, पॉलीसैकेराइड। अगली बात कि ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बना दिया, न्यूक्लिक एसिड बना दिया, जो डीएनए और आरएनए है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा लिपिड के बारे में। क्यों, क्योंकि लिपिड दोनों की तरह कैसे बिहेव कर रहा है ये चीज देखना है। तो अगला हेडिंग करेंगे लिपिड, हेडिंग करेंगे क्या, लिपिड। तो देखिए जो लिपिड का अगर हम मॉलिक्यूलर वेट निकालें, मॉलिक्यूलर वेट, वेट निकालें अगर, तो कितना आता है, ये लगभग 800 डाल्टन तक आता है। 800 डाल्टन आया मतलब कौन सा मॉलिक्यूल होगा, मैक्रो की माइक्रो। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसा होगा, माइक्रो मॉलिक्यूल होगा। कैसा, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। दूसरी बात, जब हम इसको सेपरेट कर रहे थे अभी उस फिल्टर पेपर से, तो जब सेपरेट हो रहा था तो क्या देखा आपने कि ये क्या था, एसिड इनसॉल्युबल था, है ना, एसिड इन सॉल्यूबल था, एसिड इनसॉल्युबल पूल था, है ना। तो देखिए एक माइक्रोमोलिक्यूल और एसिड इनसॉल्युबल होने के वजह से ये मैक्रोमोलिक्यूल की तरह भी बिहेव कर रहा है ना। तो मैक्रोमोलिक्यूल की तरह भी ये बिहेव किया। तो अब हम इसको बोले क्या, मैक्रो की माइक्रो। वैसे ये मैक्रो मॉलिक्यूल के ज्यादा नजदीक है, तो हम मेनली अगर एक आ गया ऑप्शन में तो हम मैक्रो मॉलिक्यूल ही बोलेंगे। अब एक बात और बतानी है कि जो लिपिड होता है उसमें दो स्ट्रक्चर दिखते हैं, एक हेड वाला और एक टेल वाला। ये वाला जो है हेड है और ये वाला जो है टेल है। हेड जो होता है ये पोलर पार्ट होता है, कैसा पार्ट होता है, ध्रुवीय। जबकि ये क्या होता है, नॉन पोलर होता है, अध्रुवीय होता है, ठीक है। तो अब देखिए अगर कोई सेल ली गई, दिस इज सेल, तो सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है प्लाज्मा से। इससे बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी,
और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है एक तरह का क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। आपको ये सब चीजें पता है पहले से, आप लोग बहुत होशियार। फिर उसके बाद अगर देखें कि इसमें अगर एसिड में डिप किया जाएगा, एसिड मैंने क्या बताया था, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या होगा, ट्राई मतलब तीन, क्लोरो मतलब क्लोरो, है ना, ट्राई क्लोरो। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला तो पता है, CH3COOH होता है, लेकिन यहां पास हम बैलेंस ही मेंटेन करेंगे तो ये हो जाएगा ये है ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। यहां पास जो लिपिड है इसमें हेड वाला पार्ट पोलर है और टेल वाला पार्ट नॉन पोलर है। तो पोलर वाला जो होगा वो पोलर सब्सटेंस की ओर भागेगा, जबकि नॉन पोलर नॉन, है ना। तो पोलर वाला जो होगा ये हाइड्रोफोबिक होगा, जबकि नॉन पोलर जैसा होगा, सॉरी, पोलर वाला पार्ट जो होगा हाइड्रोफिलिक होगा। फिलिक मतलब होगा वाटर को अट्रैक्ट करेगा, जबकि नॉन पोलर वाला पार्ट जो होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा। फोबिक कहीं भी आ जाए मतलब पानी, डर रहा, हाइड्रो मतलब पानी और फोबिक मतलब डरना, मतलब पानी से दूर भागना, है ना। तो अब आगे देखिए, अगर हम इसको वाटर में मिलाया जाए, तो जब वाटर में मिलाया जाता है तो इसमें क्या होगा कि ऐसे अरेंजमेंट होगा, ऐसे लगभग ये वैसाइकल के फॉर्म में ऐसे अरेंज हो जाएगा, राउंड शेप। जैसे आपने सॉप या शैम्पू आपने वाटर में जब मिलाया होगा, है ना, तो जब देखिए जब आप कपड़े धोते हैं तो कपड़े में लगा होता है लिपिड या तेल लगे होते हैं, ऐसे लगे होते हैं। तो जब आप उसको साबुन में या निरमा में क्या करते हैं, ऐसे भिगो देते हैं, तो देखे होंगे कि उसमें जो गंदगी होती है वो छूट जाती है। क्यों छूटता है, क्योंकि उसमें जो लिपिड वाला पार्ट है वाटर से अट्रैक्ट हो जाता है ना। तो ये जो पोलर वाला पार्ट और क्या बना लेता है, वेसिकल बना लेता है। तो जब आप शैम्पू को या निरमा को ऐसे देखे होंगे ऊपर झाग आ जाता है ना, तो वो झाग जो होता है राउंड शेप का होता है, गोल गोल होता है बुलबुले जो जैसे, वही तो है क्या, वेसिकल है। क्या वो वेसिकल है ना, वेसिकल्स है। इतना आ रहा समझ में, है ना। तो ये वेसिकल्स होते हैं, ठीक। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि अगर लिपिड जो होता है वो मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल दोनों की तरह बिहेव करता है। अब हम देखेंगे अमीनो एसिड के बारे में, क्योंकि आपके जो सिलेबस में देखिए, यहां पास हम सिलेबस आगे देख लेते हैं एक बार और। ये देखिए आपके सिलेबस में यहां पास देखिए बायोमोलिक्यूल लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आपका जो ये अमीनो एसिड, प्रोटीन पहले नहीं लिखना चाहिए, अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम प्रोटीन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लिपिड पढ़ेंगे, फिर कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। तो ये सब अरेंजमेंट के अनुसार पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले हेडिंग करेंगे क्या, अमीनो एसिड। तो हेडिंग करेंगे क्या, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की बात अगर करें तो हम CSI या नेट के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, हमको पढ़ना है MPPSC के हिसाब से। तो अगर मैं यही चीज CSI नेट में पढ़ाता तो बहुत ज्यादा डीपली मिले जाता, लेकिन जो MPPSC का एग्जाम है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड तो होता ही होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है। लेकिन जो CSI नेट का जो लेवल है वो कॉन्सेप्ट, जो पार्ट सी होता है कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। वहां पास तो सीधे सीधे अमीनो एसिड से पूछ लिया जाए, उस बार क्वेश्चन पूछा था सीधे सीधे कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसमें कितने अमीनो एसिड पाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था जून वाले एग्जाम में, 2024 वाले में। तो जैसे इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं, तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए, तब तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन MPPSC में इतना डीपली नहीं पूछने वाला, इसमें इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे, है ना। तो अमीनो एसिड अगर देखें तो पहला जो डिस्कवर किया गया अमीनो एसिड वो कौन सा था, पहला अमीनो एसिड जो था इसको बोलते थे एस्परजीन, है ना। तो अगर फर्स्ट डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड
अमीनो एसिड कौन सा है? ये है एस्परजीन। एस्परजीन। अच्छा, ये एस्परजीन जो है ना, ये कहां से प्राप्त किया जाता है, कहां से निकाला था, कैसे डिस्कवरी हुई थी? तो फ्रॉम एक प्लांट है जो क्या है, एंजियोस्पर्म का है। क्या नाम है प्लांट का? एस्परेजस। एक फंगस भी होता है, लेकिन ये फंगस नहीं है, वो एस्परजिलस है, ये एस्परेगस है। तो दोनों में फर्क है, ठीक है। अब फंगस मत समझ लीजिएगा कि ये फंगस है। ये एक तरह का क्या है, एंजियोस्पर्म है। क्या है? एंजियोस्पर्म है। और ये एंजियोस्पर्म है, ठीक है, इतना बात समझ गए। फिर उसके बाद इसको डिस्कवर कब किया गया था, ये देख लेते हैं। तो इसको डिस्कवर किया गया था 1806 में, है ना। कहा, किसने किया था? तो फ्रॉम, किसने? निकोलस। निकोलस एंड, निकोलस पूरा नाम लिख लेते हैं, निकोलस वैक्नेल। उसे निकोलस बार आप याद रखेंगे। एंड एंड जॉन रॉबिक। ठीक है, तो डिस्कवरी की थी। पहला अमीनो एसिड आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एमपीपीएससी है, इंफॉर्मेशन बेस्ड, याद रखिए। तो आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो पहला अमीनो एसिड कौन सा है? एस्पराजीन, है ना। इसकी डिस्कवरी कब हुई थी मैंने बताया। किस प्लांट से प्राप्त किया जाता है ये भी बता दिया। ये एंजियोस्पर्म से प्राप्त किया जाता है। फिर उसके बाद मैंने 1806 में इसकी डिस्कवरी हुई थी, किसने की थी ये भी मैंने बता। अब देखिए, जो दूसरा अमीनो एसिड था वो कौन सा था? सिस्टीन था। इसके बाद जो डिस्कवर किया गया वो कौन सा था? सिस्टीन था। उसको भी देख लेते हैं। तो सेकंड अमीनो एसिड कौन है? वॉज वॉज सिस्टीन। सिस्टीन, ठीक है। अब ये सिस्टीन जो है ना, इससे प्रश्न पूछा जाता है। ये सिस्टीन जो है ना, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, तो लिख सकते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये जो होता है सिस्टीन प्राप्त कहां से किया था? तो सिस्टीन मेजरली स्टोन्स में पाया जाता है। स्टोन मतलब समझ आए हिंदी में, पथरी, है ना। जैसे लीवर में, गॉल ब्लैडर में पथरी होती है, किडनी में पथरी होती है, कहीं भी पथरी हो सकती है। पथरी में सिस्टीन पाया जाता है। तो इसको कहां से प्राप्त किया गया था? फ्रॉम यूरिनरी स्टोन। फ्रॉम यूरिनरी स्टोन, पथरी से प्राप्त किया, है ना। अब देखिए, जो सिस्टीन होता है ये आंख में भी पाया जाता है। कहा? जो एनिमल्स होते हैं, जो मांसाहारी एनिमल्स, कार्निवोरस, तीन प्रकार के एनिमल्स होते हैं। एक कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, एक हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी, एक ओमनीवोरस होते हैं, है ना। ओमनीवोरस में हम लोग सब कुछ खा सकते हैं। अभी कैसे डिसाइड किया जाता है कि कौन कार्निवोरस है, कौन हार्बीवोरस है, कौन ओमनीवोरस है? देखिए, ये दांतों से डिसाइड होता है। आपने देखा होगा शेर को, शेर के दांत ऐसे होते हैं, ये वाला जो लंबे लंबे दांत होते हैं, जैसे भूतों के दांत होते हैं। तो भूत वाले जो दांत होते हैं वो कैनाइंस होते हैं, नुकीले होते हैं। तो नुकीले दांत किसके लिए काम आते हैं? मांस को चीरने के लिए, काटने के लिए, है ना। तो कैनाइंस उसमें बड़े बड़े पाए जाएंगे। तो शेर हो गया, भेड़ हो गया, भेड़िया हो गया, ये जो जितने भी मांसाहारी होते हैं उनमें कैनाइंस नुकीले होते हैं। शाकाहारी की बात करेंगे तो शाकाहारी में देखे होंगे, जैसे रैबिट, रैबिट हो गया, जैसे हो गया आपका माउस हो गया। तो इनके जो दांत होते हैं, ये सामने वाले दांत, ये दांत क्या होते हैं? बड़े होते हैं। रैबिट के देखे होंगे दांत बड़े होते हैं। तो ये होते हैं हर्बीवोरस, मतलब क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। हम हैं ओमनीवोरस, तो हमारे में सब तरह के दांत पाए जाएंगे। कैनाइंस भी है, मोलर भी है, प्रीमोलर भी है, सब है ना। तो हम लोग ओमनीवोरस है इसीलिए।
हम लोग सब कुछ खा सकते हैं। अब देखिए, जो सिस्टीन होता है वो एनिमल्स के आंखों में पाया जाता है। देखिए, आंख की अगर बात करें तो आंख में 3 लेयर होती है। आपको याद करने का तरीका मैं बता देता हूं। SCR, S फॉर स्टेरॉइड, C फॉर कोरॉइड, R फॉर रेटिना। रेटिना में 2 तरह की सेल्स होती है, एक रॉड एक कोन्स। वैसे ये एनिमल फिजियोलॉजी का पार्ट है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं बॉटनी, तो बॉटनी थोड़ा चीजें तो बता सकते हैं। ठीक है, तो जो देखे होंगे जो कॉर्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनकी आंखें चमकती है रात में। कभी आपको बाघ को देखा होगा, जैसे डॉग्स को देखा होगा, तो उनकी बिल्ली को देखा होगा, तो जितने भी मांसाहारी जंतु होते हैं उनकी आंखें चमकती हैं। वजह क्या है? यही सिस्टीन पाया जाता है। और सिस्टीन किस फॉर्म में पाया जा किस में होता है? टैपिडम ल्यूसिडियम में पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें पूछा जा सकता है। वैसे ये एनिमल फिजियोलॉजी का पार्ट है, लेकिन जब मैं सिस्टीन बता ही रहा था तो इसको भी लिख लीजिए। तो सिस्टीन, ठीक है, ये कहां पाया जाता है? कार्निवोर एनिमल के आई में, है ना, आंख में, है ना। तो ये कहा? टैपिडम ल्यूसिडियम। इसी में क्या होता है? सिस्टीन होता है। टैपिडम ल्यूसिडियम में क्या होता है? सिस्टीन होता है। और साथ साथ क्या होता है? जिंक भी होता है। और क्या होता है? गुआनिन भी होता है। ये चीजें, ये क्वेश्चन आ चुका है ना, क्यों चमकती है आंखें? तो किसके वजह से? टैपिडम ल्यूसिडियम। वजह क्या है? सिस्टीन अमीनो एसिड इसमें पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि लास्ट अमीनो एसिड, मतलब सबसे पहला तो मैंने बता दिया कौन है, एस्पराजीन है, दूसरा भी बता दिया सिस्टीन है, और अगर पूछा जाए कि सबसे लास्ट में कौन सा अमीनो एसिड पूछा गया, मतलब डिस्कवर किया गया, तो वो है कौन सा? वो है थ्रियोनिन। ठीक है, तो देखिए, लास्ट अमीनो एसिड, अमीनो एसिड की बात करें तो वो है थ्रियोनिन। थ्रियोनिन सबसे लास्ट में डिस्कवर किया गया। अच्छा, थ्रियोनिन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ऐसा अमीनो एसिड है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कंटेन करता है। तो ये हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमीनो एसिड है। ये बात आपको याद होना चाहिए, है ना। तो अगर अगर पूछा जाए कि पहला अमीनो एसिड, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, कौन सा बनता है, तो आपको मैंने जब नाइट्रोजन फिक्सेशन बताया था प्लांट में, अभी कुछ ही दिन पहले बताया था, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मैंने जब बताया था 2 तरह की मैकेनिज्म होती है, वैसे बहुत सारी मैकेनिज्म होती है। लास्ट में जब मैंने उसको फेट एसिमिलेशन बताया था, तो उसमें मैंने बताया था क्या? एमिनेशन, है ना। और उसके बाद ट्रांस एमिनेशन, ये बताया था कि जो अमीनो एसिड्स होता है तो उससे प्रोटीन बनती है। देखिए कैसे। तो पहला जो अमीनो एसिड बनता है, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, कौन सा होगा? ग्लूटामिक एसिड। मैंने अच्छे से ये चीज बताई है, आप पिछले क्लास में देख सकते हैं। तो देखिए, इसको भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म्ड अमीनो एसिड कौन सा है? पहला अमीनो एसिड, प्लांट हो चाहे एनिमल, कौन सा बनता है? ग्लूटामिक एसिड बनता है, जो क्या है? एक तरह का एसिडिक अमीनो एसिड है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अमीनो एसिड होते क्या है। अमीनो एसिड क्या होते हैं? तो देखिए, नाम पर डिपेंड है। अमीनो एसिड, अमीनो, दूसरा एसिड। नाम अगर समझ गया तो सब समझ गए। अमीनो का मतलब हो गया अमीनो, एमाइन ग्रुप, मतलब NH2 ग्रुप, है ना। और दूसरा एसिड, एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसमें 2 प्रकार के ग्रुप पाए जाते हैं। एक ये जो है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होने के वजह से ये कैसा होगा? एसिडिक ग्रुप है ये। जबकि ये वाला,
ये है बेसिक ग्रुप, है ना, तो ये बेसिक ग्रुप है, एमाइन ग्रुप। अब देखिए, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कम से कम एक एमाइन ग्रुप हो और कम से कम एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, ऐसे कंपाउंड को हम अमीनो एसिड बोलते हैं। इंग्लिश वाले समझिए क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच at least one carboxylic group and one amine group, ठीक है ना। और ये कौन सा ग्रुप, NH2 ग्रुप, ठीक है। तो इज कॉल्ड एज अमीनो एसिड, ठीक है। तो हिंदी वाले मत परेशान हुआ करिए कि हिंदी में नहीं बता रहा हूं, मैं पूरा हिंदी बता, है ना। तो हिंदी वाले बड़े आराम से आप जुड़ सकते हैं, हिंदी वाले परेशान हो जाते हैं, है ना। तो अब देखिए, अमीनो एसिड की बात करें हम, कि अमीनो एसिड का अगर स्ट्रक्चर देखें तो देखिए ये है, ये इधर की तरफ एक NH2 ग्रुप, इधर की तरफ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहां देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यहां एक हाइड्रोजन जोड़ दिया मैंने और यहां एक R जोड़ दिया, ठीक है। ये आर कुछ भी हो सकता है, मेथेन भी, मिथाइल भी हो सकता है, थाइल भी हो, कुछ भी हो सकता है, ये वेरिएबल है, चेंज होते जाता है ये। लेकिन ये चीज वेरिएबल नहीं है, ये सभी में रहेगा, NH2 और COS सभी में रहेगा, ठीक है। अब देखिए, जो ये कार्बन है, यहां से देखिए मेन जो ग्रुप है ये ग्रुप, और ये में मेन कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप ये वाला है ना। तो ये इसके इसमें जुड़ा है पहले कार्बन से, तो ये कार्बन हो गया कौन सा, अल्फा कार्बन हो गया है ना। तो ये कार्बन कौन सा होता है, अल्फा कार्बन। अब देखिए, ये कार्बन जो है ना, इसको हम कायरल कार्बन भी बोलते हैं। अच्छा, आपको एक चीज पता होगा, मेथेन पता है, मेथेन का अगर फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, CH4, 4 H लगे होते हैं, एक कार्बन होता है CH4। तो सेम टू सेम स्ट्रक्चर देखिए, मेथेन के जैसे दिख रहा कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा। देखिए, ये H की जगह हमने ऐड कर दिया क्या, NH2, ये H की तरह हमने क्या ऐड कर दिया, COH, और ये H की जगह हमने क्या ऐड कर दिया है, R, यही किया है। तो हम बोल सकते हैं कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो मेथेन के सब्स्टिट्यूट होते हैं, है ना। तो ये बात हमको लिखना ही पड़ेगा, बता तो दिया मैंने, क्योंकि आप तो भूल जाएंगे। ऑल अमीनो एसिड आर substitute of methane CH4 शॉर्ट में, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए, यहां पास मैंने बोला कि यहां पास जो एक कार्बन है, कायरल कार्बन पाया जाता है, इसको अगले पेज में ले चलते हैं। देखिए, मैंने अभी बताया कि यहाँ H है, यहाँ COH है, और इधर NH2 ग्रुप है, और यहाँ कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो ये वाला जो कार्बन है इसको हम अल्फा कार्बन बोल रहे हैं। दूसरी बात, ये कार्बन जो है ना, ये एसिमेट्रिक कार्बन है, इसको हम क्या बोलेंगे, असिमेट्रिक कार्बन। क्या, असिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए, इधर 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 और इधर चारों अलग अलग ग्रुप हैं। जब चारों अलग अलग ग्रुप होते हैं तब उसको हम बोलेंगे असिमेट्रिक कार्बन, लेकिन इसका प्रचलित नाम है कायरल कार्बन। कौन सा कार्बन है होता है ये, कायरल कार्बन होता है। तो अगर किसी कार्बन में चारों तरफ अलग अलग ग्रुप हों तो वो कार्बन कायरल कार्बन कहलाता है ना। तो ये सारी चीजें, तो ये चीजें लिख लेते हैं, समझा तो दिया मैंने कि दोज दोज कार्बन
विच, हिंदी वाले, वह कार्बन जिसमें हैव 4 डिफरेंट ग्रुप, 4 डिफरेंट अलग अलग क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, उसी को हम कायरल कार्बन बोलते हैं। अगली बात कि कोई भी मॉलिक्यूल कार्बन, जो कायरल कार्बन है, वो अगर पाया गया कार्बन कार्बन, तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर उसमें हम लाइट डालेंगे तो वो दो तरह के मूवमेंट शो करेगा, एक डेस्ट्रो लेबोरेटरी और एक लीवो रोटेटरी, मतलब डी और एल फॉर्म शो करेगा, है ना। तो इफ एनी मॉलिक्यूल molecule have chiral carbon, अगर कोई भी मॉलिक्यूल में कार्बन कायरल हो, सॉरी कायरल कार्बन हो, तो तब द मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव, तब वो क्या होगा, प्रकाश के लिए एक्टिव होगा। देखिए कैसे, जब देखिए हम प्रकाश को, लाइट को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, प्रिज्म ले लेते हैं हम अलग से, ये है ना, तो ये प्रिज्म है, सपोज दैट ये कोई प्रिज्म है। जब हम किसी लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये 7 भागों में टूट जाती है, विबग्योर आपको पता ही है। तो अब इसको हम किसी भी पोलराइज्ड सब्सटेंस से या सॉल्यूशन से, इसको क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड, ध्रुवीय, है ना। तो अब यहां से जो लाइट निकलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे। आपको, आप जो चश्मा पहनते हैं वो भी पोलराइज्ड होता है। जो क्या बोलते हैं, जो कार होती है, जो भी 4 व्हीलर होती है, उनके जो सामने का जो कांच होता है वो भी पोलराइज्ड होता है। वो सभी लाइट को नहीं, पूरी तरह से लाइट को अंदर नहीं आने देता है, ठीक है। तो पोलराइज्ड लाइट, अब ये पोलराइज्ड लाइट को अगर हम किसी भी कायरल कार्बन वाले सब मॉलिक्यूल में क्या किया जाए, डाला जाए, तो ये मान लेते हैं कि इसमें कोई मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल कैसा है, कायरल कार्बन है इसमें, तो ये क्या होगा, ये दो तरह के मूवमेंट शो करेगा, या तो ये राइट हो जाएगा या तो ये लेफ्ट हो जाएगा। तो इसी को हम बोलेंगे ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, अगर नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, स्वाभाविक सी बात है ना। अब देखिए जो अमीनो एसिड्स होते हैं कई सारे होते हैं, तो हम उसको भी देख लेते हैं। तो अगला हेडिंग करेंगे, जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड का मैं अगर बनाऊं फॉर्मूला एक तरह का, तो बेसिक फॉर्मूला तो यही है ना। अब ये आर की जगह में अलग अलग चीजें होंगी। तो अगर देखें, यदि ये आर की जगह में, इफ आर की जगह में क्या हो जाए, हाइड्रोजन हो जाए, तब क्या होगा। यदि आर की जगह में CH3 हो जाए तब क्या होगा। यदि आर की जगह में CH2OH हो जाए तब क्या होगा। यदि आर की जगह में CH2SH हो जाए तब क्या होगा। यदि आर की, अच्छा आगे फिर देखते हैं, एक मिनट, यहां आर की जगह में H है, फिर CH3 है, फिर CH2OH है, फिर CH2SH है। यदि आर की जगह में, ये वाला आर की जगह में H हो गया तो ये बनेगा ऐसे, देखिए कैसे, NH2
सी ऊपर एच, ये आर के जगह भी एच, और ये क्या हो जाएगा COOH। सबसे सिंपल सबसे छोटा अमीनो एसिड है, इसका नाम है ग्लाइसिन। क्या नाम है? ग्लाइसिन। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पास देखिए जो कार्बन है ये नॉट कायरल कार्बन, मतलब इसमें कायरल कार्बन नहीं है। वजह क्या? क्योंकि देखिए ऊपर और नीचे सेम ग्रुप हो गए। कायरल कार्बन होने के लिए चारों ग्रुपों को अलग होना पड़ेगा, तो ये जो होगा नॉट कायरल। अब नॉट कायरल है तो ये ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है ना। और ये जो है ना इसको हम क्या बोल रहे हैं? ग्लाइसिन बोलेंगे। क्या बोला जाएगा इसको? ग्लाइसिन बोला जाएगा। और ये जो है सबसे सिंपलेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा अमीनो एसिड और सबसे साधारण अमीनो एसिड यही होता है। अगर हम बात करें, अगर इसी आर ग्रुप के अंदर CH3 जुड़ जाए, CH3 अगर जुड़ेगा तब कैसा हो जाएगा ये? NH2C COH, इधर H, R की जगह हम CH3 रख दिए, तब ये बन जाएगा एलेनीन। क्या बन जाएगा? एलेनीन। और ये ग्लाइसिन के बाद सेकंड स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है। इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि सेकंड स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड। अगर इसी आर के जगह ये जुड़ जाए, तो अगर इसको भी जोड़ के देख लेते हैं तो देखिए NH2CH और R के जगह CH2OH, तब ये बनेगा सेरीन। ठीक है, इसको सेरीन बोला जाएगा। अगर यहां पास ये देखिए R के जगह ये जुड़ जाए तब क्या होगा? फिर से बना लेते हैं। NH2CCOOH, इधर H, इधर की तरफ CH2SH। सल्फर कंटेनिंग है ये। सल्फर पाया जा रहा किसमें? सिस्टीन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टीन। अभी मैंने सिस्टीन की कहानी भी बताई थी। ये सिस्टीन से क्वेश्चन पूछा जाता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है ये। इतनी बात समझ में आ रही? आगे हम इसी आर के जगह अगर CH2COOH जोड़ दें तब ये बन जाएगा, देखिए कैसे, NH2CCOOH और ये CH2COOH। तब ये एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहां पास एसिड ग्रुप ज्यादा है, बेसिक ग्रुप कम है, तो ये एसिडिक है। और एसिडिक अमीनो एसिड कौन सा यहां पास बन गया? ये बन गया एस्पार्टिक एसिड। कौन सा? एस्पार्टिक एसिड, जो एसिडिक अमीनो एसिड है। एसिडिक अमीनो एसिड है। अगर इसी के जगह है ऐसा हो CH2CH2COOH, ऐसा अगर हो तब ये एसिड बनेगा कौन सा? ग्लूटामिक एसिड। आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, अब इतना काबिल हो चुके हैं। अब देखिए अमीनो एसिड अगर पूरे नेचर में देखा जाए तो लगभग 300 या 300 से ज्यादा भी है, लेकिन हमारे लिए 300 इंपॉर्टेंट नहीं रखता। हमारे लिए 20 अमीनो एसिड ही इंपॉर्टेंट है, और प्लांट के लिए। ठीक है, तो हम देखेंगे अमीनो एसिड के बारे में कितने प्रकार के, कितने टाइप के होते हैं। अगला हेडिंग करेंगे क्या? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड है अगर हम पूरे नेचर में देखा जाए, इन नेचर पूरे प्रकृति में कितने पाए जाते हैं? लगभग यहां पास 300 टाइप्स के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। लेकिन हमको 300 नहीं देखना है, हमको देखना है कुछ कम। तो देखिए कौन कौन सा है। तो यहां पास जो है 3 प्रकार के अमीनो एसिड हो सकते हैं।
कौन कौन से हो सकते हैं? पहला है, यहां पास पहला लिख रहे हैं, प्रोटेनोजेनिक। प्रोटीनोजेनिक, अब नाम प्रोटीनोजेनिक है तो कुछ इसका मतलब होगा। प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड, इसी को हम, अच्छा यहां पास पूछेगा कि नहीं पूछेगा, ठीक ठीक है, इसको आगे हम ले लेंगे। दूसरा है नॉन प्रोटीनोजेनिक, नॉन प्रोटीनोजेनिक, ठीक है। और अगला है रेयर अमीनो एसिड। अब देखिए इसका नाम है, इसको बोलते हैं, दूसरा नाम इसका है नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, इसी का दूसरा नाम है, यहीं पास लिख देता हूं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, ठीक है। अब देखिए लगभग प्रोटो, ये वाला जो है, एक मिनट इससे पहले चेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए जो प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड है या अमीन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, ये लगभग कितने पाए जाते हैं? 20 टाइप्स के होते हैं, इसको भी हम देखेंगे, है ना। और ये जो होता है ना, ये प्रोटीन जो बॉडी में हमारे प्रोटीन हो या प्लांट में जो प्रोटीन होती है उसमें ये पाए जाते हैं, है ना। मतलब प्रोटीन में पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम है प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि फाउंड इन प्रोटीन ऑफ बॉडी, बॉडी के प्रोटीन में ये पाया जाता है। मेजरली अगर देखा जाए तो ये कैसे होते हैं? मेजरली ये एल फॉर्म के होते हैं, एल फॉर्म अमीनो एसिड। मैंने बताया ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब रोटेशन होता है, एक एल होता है, एक डी होता है, लीवो रोटेटरी डेस्ट्रो लेबोरेटरी, ऐसे होता है ना। तो अब एल फॉर्म और डी फॉर्म मैं बताऊंगा आगे, थोड़ा सा इसको आगे हम कर लेते हैं। नॉन प्रोटोनोजेनिक की बात करें तो ये यहां पास क्या होता है? ये प्रोटीन में नहीं पाया जाता है, इसलिए नॉन बोल रहे हैं। तो डू नॉट फाउंड इन प्रोटीन, तो प्रोटीन में नहीं पाया जाता, लेकिन कहीं ना कहीं तो पाया जाता होगा ये अमीनो एसिड। तो ये बॉडी में पाया जाता लेकिन प्रोटीन के अंदर नहीं पाया जाएगा। तो कौन कौन से हैं ये पहला है ऑर्निथिन, आपने सुना होगा ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल में आपने देखा भी होगा। दूसरा सिट्रुलिन, इसको भी आपने सुना होगा। तीसरा गाबा, ये गाबा क्या होता है? तो देखिए गाबा यहां पास मैं बता देता हूं। गाबा एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है और इसका मतलब होता है गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, ये एक तरह का न्यूरो ट्रांसमीटर है, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम में हमने इसको अच्छे से देखा। अब देखिए जो गाबा, ये तीनों, एक ऑर्निथिन एक सिट्रुलिन, ये अगर दोनों देखा जाए तो लीवर में एक साइकिल पाई जाती है जिससे यूरिया का फॉर्मेशन होता है। कौन सी साइकिल? ऑर्निथिन साइकिल। तो ये दोनों वहां देखे जा सकते हैं, है ना। तो ये कहां पाए जाते हैं? यूरिया साइकिल, इसी को हम क्रेब्स हैंसलैक साइकिल भी बोलते हैं, याद होगा आपको। ये दोनों कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं यूरिया साइकिल में, इसी को हम क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी बोलते हैं, है ना। यहां पास जो भी अमीनो एसिड पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? वो डेस्ट्रोलोबेटरी होते हैं, तो डी फॉर्म में पाए जाते हैं, डी फॉर्म अमीनो एसिड। इतना आ रहा समझ में? अब हम रेयर अमीनो एसिड की बात करें तो मेजरली इसमें कितने हैं? लगभग 2 अमीनो एसिड हैं। कौन कौन से हैं?
एक है हाइड्रोक्सीलाइसिन और दूसरा है हाइड्रोक्सीप्रोलिन, है ना। तो ये रेयर है। तो कौन कौन से हैं ये भी लिख लेते हैं। पहला है हाइड्रोक्सीलाइसिन और दूसरा है हाइड्रोक्सीप्रोलिन। अब ये दोनों पाए कहां जाते हैं? हाइड्रोक्सीप्रोलिन अगर देखा जाए तो ये कोलेजन में पाया जाता है। कोलेजन एक तरह का इलास्टिन प्रोटीन है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि ये कहां पाया जाता है? ये कोलेजन में पाया जाता है। तो कोलेजन एंड इलास्टिन प्रोटीन में पाया जाता है। ठीक है, तो ये यहां पास मैंने बता दिया। क्या अमीनो एसिड 3 टाइप्स के होते हैं। एक प्रोटीनोजेनिक जो मेनली एल फॉर्म के होते हैं, जबकि नॉन प्रोटोनोजेनिक जो डी फॉर्म के होते हैं, और कुछ रेयर होते हैं। रेयर के मैंने नाम भी लिखा। अब थोड़ा सा हम डीपली देखेंगे क्या कि जो प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड है या स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, इसको हम कई भागों में बांट सकते हैं। मेजरली हम 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अगला कौन सा है? प्रोटेनोजेनिक। प्रोटेनोजेनिक अमीनो एसिड, तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। अब ये कौन कौन से 2 भाग हैं? एक को बोलेंगे एसेंशियल, मतलब आवश्यक होंगे, और दूसरा अनएसेंशियल या नॉन एसेंशियल भी बोल सकते हैं। तो एक है एसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरा है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, है ना। अमीनो एसिड को शॉर्ट में मैंने ए लिख दिया है। ये पहला हो गया और ये दूसरा। तो ये एसेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं, ये प्लांट हो चाहे हमारे बॉडी हो, एनिमल हो, तो ये सिंथेसाइज्ड नहीं हो पाते हैं। जरूरी तो हैं लेकिन हमारे बॉडी में बनते नहीं हैं। ठीक है ना। इसको हम बाहर से प्राप्त करते हैं। हरी सब्जी हो गए, जैसे मीट हो गया, उससे हम प्राप्त करते हैं अमीनो एसिड, है ना। तो ये जो होते हैं हमारे शरीर में बनते नहीं हैं, हम फूड सप्लीमेंट से हम इसको प्राप्त करते हैं। लेकिन ये अमीनो एसिड एसेंशियल है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। मेजरली इसमें कितने अमीनो एसिड्स हैं? अगर हम एडल्ट में देखा जाए तो 8 अमीनो एसिड है, लेकिन अगर चिल्ड्रंस में देखा जाए तो 10 अमीनो एसिड्स है। तो ये अमीनो एसिड जो होते हैं, मैंने बता दिया कि क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं लेकिन बनते नहीं है। तो लिख सकते हैं इसमें नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी एंड मस्ट बाय सप्लीमेंट फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, तो इसको हम आउटसाइड से प्राप्त करते हैं। अगर हम बात करें कि इसका नंबर कितना होता है, संख्या, तो देखिए 2 चीजों में अलग अलग, एडल्ट में अलग है और चिल्ड्रन में अलग है। चिल्ड्रन में देखिए तो टोटल इसकी नंबरिंग 10 है, लेकिन इसमें है लगभग 8। इतना बात समझ में आया। वैसे ये टोटल कितने पाए जाते हैं? 20 टाइप्स के होते हैं। क्या? प्रोटेनोजेनिक अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल की बात करें तो ये ज्यादा तो आवश्यक नहीं है, लेकिन ये हमारी बॉडी क्या करती है? बनाती है। इसलिए इसको हम सिंथेसाइज्ड इन बॉडी बोल रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम जब हमारी बॉडी बना रही, तो हम आउटसाइड से लेने, क्या मतलब? तो नो नीड टू टेक फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड से लेने का कोई मतलब ही नहीं।
इसमें टोटल कितने होते हैं? तो टोटल इसमें 10 टाइप के होते हैं। तो अगर जनरली देखा जाए तो जनरली 20 टाइप के होते हैं, जिसमें से एसेंशियल 10 हो गए और नॉन एसेंशियल भी कितने हो गए? 10 हो गए। अब देखिए एसेंशियल कौन है और नॉन एसेंशियल कौन है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं एक ट्रिक। तो हेडिंग करेंगे क्या? एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करें तो यहां पास हम ट्रिक बना देते हैं। ट्रिक क्या है? VIP। ठीक है, VIP हॉल। ठीक, VIP हॉल। फिर में कौन है? TT है। TT सब है ना, यहां पास ए होना चाहिए, ए रख लीजिए यहां पास। VIP हॉल में TT। लिख लेते हैं कौन कौन सा है। पहले V मतलब क्या होता है? वैलीन। I फॉर क्या हो गया? आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन। P फॉर क्या हो गया? फिनाइल एलिलीन। फेनिल एलेनीन। और फोर्थ नंबर क्या हो गया? H फॉर हो गया हिस्टिडीन। हिस्टिडीन। और फिफ्थ नंबर A फॉर हो गया आर्जिनिन। आर्जिनिन। सिक्स नंबर अगर देखें तो L फॉर क्या हो गया? लाइसिन। सेवंथ नंबर अगर देखें तो सेवंथ नंबर क्या है? अगला L फॉर क्या हो गया? ल्यूसिन। ठीक है, एट्थ नंबर यहां पास देख लेते हैं। फिर M फॉर क्या हो गया? मैथ्योनिन। मैथ्योनिन है ना, मैथ्योनिन। और ये T फॉर क्या हो गया? T फॉर हो गया ट्रिप्टोफैन। अगला टेंथ नंबर, अगला T फॉर थ्रियोनिन। तो ये हो गया। अब देखिए एक चीज, एक तो एसेंशियल हो गया, एक नॉन एसेंशियल हो गया। तो एसेंशियल मैंने याद करवा दिया, अब जितने बच गए वो नॉन एसेंशियल होंगे, है ना। अब ये हिस्टिडीन और आर्जिनिन, ये दोनों जो होते हैं इनको हम सेमी एसेंशियल में भी रख सकते हैं, मतलब आधे एसेंशियल। सेमी एसेंशियल मतलब आधे, अर्ध। सेमी एसेंशियल, कई किताबों में सेमी एसेंशियल इसको रखा गया है। अमीनो एसिड। ठीक है, अब ये सेमी एसेंशियल जो होते हैं ये कहां पाए जाते हैं? ये चिल्ड्रन में पाए जाते हैं, लेकिन नॉन एसेंशियल इन एडल्ट में पाया जाता है। तो वैसे हम इतना जानेंगे कि सेमी एसेंशियल होते हैं। तो मैंने एसेंशियल वाले पूरे बता दिए। टोटल कितने इसमें हैं? टोटल इसमें 10 थे जो मैंने बता दिए। अब हम देख लेते हैं नॉन एसेंशियल कौन कौन से हैं। तो हेडिंग करेंगे क्या? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो जितने बच गए, कौन कौन से बच गए? 10 और बचे हैं। तो ग्लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। और क्या बच गया? ग्लूटामीन। ग्लूटामीन ये एमाइड है एक तरह का। ठीक है, फिर एस्परजीन। एस्परजीन। फिर अगला है प्रोलीन। प्रोलीन मैंने बताया कहां पाया जाता है? कोलेजन में पाया जाता है। अगला है एलेनिन। फिर अगला है टायरोसिन। अगला है सेरीन। अगला है सिस्टीन। सिस्टीन इसमें भी बताया था, नहीं सिस्टीन। ठीक है, तो ये जितने बच गए 10 हो, ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब देखिए अमीनो एसिड को हम एसिड, बेस और न्यूट्रल के आधार पर 3 भागों में फिर से बांट सकते हैं। एक
एसिडिक वाला, एक बेसिक वाला और एक न्यूट्रल वाला। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो अगला हेडिंग करेंगे कि अमीनो एसिड को हम तीन भागों में फिर से बांट सकते हैं। अमीनो एसिड को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। अगर COOH किसी में ज्यादा पाया गया तो वो होगा क्या, एसिडिक। अगर NH2 ज्यादा पाया गया तो वो होगा बेसिक। अगर दोनों इक्वल पाए गए तो वो होगा न्यूट्रल। तो मेनली ये तीन प्रकार के हैं, एक है एसिडिक अमीनो एसिड और दूसरा है बेसिक अमीनो एसिड और तीसरा है न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो मेजरली यहां पास तीन प्रकार के अमीनो एसिड देखे गए हैं। ठीक है, ये तीन प्रकार के कौन कौन से थे, ये है। इसको हटाइए। तीन प्रकार के अमीनो एसिड ये है। एसिडिक अमीनो एसिड में मैंने बताया कि क्या चीज एक्स्ट्रा होगी, यहां पास COOH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप NH2 ग्रुप से ज्यादा होगा, इसका मतलब ये एसिडिक होगा। लेकिन बेसिक में क्या होगा, NH2 ग्रुप COOH ग्रुप से ज्यादा होगा तो ये होगा। लेकिन जहां NH2 और COH दोनों इक्वल होंगे तो ये चीज होगा। ठीक है, तो अब ये एसिडिक अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला है एस्पार्टिक एसिड, मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बनाया था। दूसरा है ग्लूटामिक एसिड। तो ये दो हैं, पहला और ये दूसरा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, बना देता हूं एक बार और, क्या नॉर्मल जो होता है ऐसे स्ट्रक्चर होगा, NH2, ये H, यहां ये CH2, ये COH, ये क्या है, एस्पार्टिक है। ग्लूटामिक का देख लेते हैं, तो यहां पास NH2 COOH, ये H, लेकिन यहां देखिए CH2 और COOH। तो देखिए यहां पास COOH ज्यादा पाया जा रहा है, लेकिन NH2 ग्रुप एक है पाया जा रहा है। इसी वजह से ये अमीनो एसिड एसिडिक अमीनो एसिड है। जबकि अगर बेसिक अमीनो एसिड की बात करें तो इसमें NH2 ग्रुप ज्यादा होगा। इसी को हम पॉजिटिवली चार्ज भी बोलते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो अब इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, इसमें पाया जाता है हिस्टिडीन, हिस्टिडीन। दूसरा पाया जाता है इसमें आर्जिनिन। तीसरा पाया जाता है इसमें लाइसिन। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। ये जो है ना हिस्टिडीन और आर्जिनिन मैंने बताया ये क्या है, सेमी एसेंशियल। जबकि अगर इन दोनों की बात करें तो ये बेस प्रोटीन में पाया जाता है। तो प्रेजेंट इन बेसिक प्रोटीन, जो क्षारीय प्रोटीन होती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हिस्टोन प्रोटीन देख लेते हैं। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन कहां पाई जाती है, पहला तो एब्सेंट कहां होती है, एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटस में और मीजोकैरियोटस में, जबकि प्रेजेंट होती है यूकैरियोटस में, है ना। तो ये जो है ये बेसिक अमीनो एसिड से प्रोटीन बनती हैं। प्रोकैरियोटिक और मेसोकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब हम बात करेंगे क्या, न्यूट्रल अमीनो एसिड की। न्यूट्रल अमीनो एसिड में कई सारी कैटेगरी है, इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। अगला हेडिंग करेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड में कई सारी कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है, पूरी कैटेगरी पहले लिख लेते हैं। पहली है एरोमेटिक अमीनो एसिड, है ना।
दूसरा दूसरा है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तीसरा है हाइड्रोक्सी कंटेनिंग अमीनो एसिड। अगला भी देख लेते हैं। अगला है इमिनो एसिड, फोर्थ नंबर इमिनो। अच्छा, इमिनो एसिड मतलब इसमें NH बस पाया जाएगा, बताएंगे इसमें। फिफ्थ नंबर अगर देखें तो फिफ्थ नंबर है एमाइड्स। एमाइड्स को भी हम डिटेल से देख लेंगे। उसे देख लिया है हमने, किसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम्म तो अगर हम एरोमेटिक अमीनो एसिड की बात करें तो कौन कौन से हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा कि एरोमेटिक कौन है, सल्फर कंटेनिंग कौन है, हाइड्रोक्सी कौन है, इमिनो कौन है, एमाइड्स कौन है, ये याद रखिएगा, पूछा गया है तो इसको याद रखना जरूरी है। तो टायरोसिन होता है, दूसरा ट्रिप्टोफैन होता है, ट्रिप्टोफैन होता है। अगला कौन सा है, फेनाइल एनिलीन, फेनाइल एलेनिन। ये सब एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक का मतलब बेंजीन रिंग होगी एक तरह की, है ना, तो ये चीज होगा। तो ये तीन है। अगर हम सल्फर कंटेनिंग, तो सल्फर कंटेनिंग आपको पता है, पहला तो होगा सिस्टीन, ये तो मैं कब से बता रहा हूं। दूसरा कौन सा है, मेथियोनिन। कौन सा है, मेथियोनिन। इसको याद रखिएगा मेथी से, मेथी सल्फर जैसे महकती है, तो मेथियोनिन ऐसे रखिएगा याद, है ना। सिस्टीन तो याद ही रहेगा। OH से, OH कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन होगा, तो इसमें तीन फिर से हैं। पहला है सेरीन, इसमें भी हाइड्रोक्सी होता है। अगला है टायरोसिन, इसमें भी हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। अगला है थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, तो इसमें भी टायरोसिन होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, NH2 वाला, सॉरी NH वाला कौन सा है, एमिनो ग्रुप। तो ये पाया जाता है मेनली सिर्फ प्रोलीन में, और प्रोलीन आपको पता है कहां पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो NH2 ग्रुप होता है उसके जगह NH आ जाता है, मतलब NH2 को रिप्लेस कर दिया गया, NH आ गया। तो यहां पास हम लिख सकते हैं, एक मिनट, यहां पास हम लिख सकते हैं इंस्टीड ऑफ एमिनो ग्रुप। हिंदी वाले, इंस्टीड का मतलब होता है बजाय, मतलब NH के बजाय या उसके बदले में, प्रेजेंट, प्रेजेंट इन प्लेस, क्या यहां पास होता है, ऑफ अमीनो ग्रुप। इंग्लिश में उल्टा पढ़ना पड़ता है, अमीनो ग्रुप के बजाय NH आ जाता है, इमीनो ग्रुप आ जाता है ना। तो अब ये जो होता है प्रोलीन, ये पाया कहां जाता है, तो सबसे ज्यादा ये पाया जाता है कोलेजन में। तो कहां पाया जाता है, कोलेजन में। और कोलेजन जो होता है पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा कोलेजन पाया जाता है, यही अमीनो एसिड है ना, मोस्ट अमीन। तो लिख सकते हैं मोस्ट abundant amino acid in animal, एक मिनट, यहां पास एन है ना, एनिमल किंगडम। ठीक है, वैसे प्रोलीन को अगर देखें का कोलेजन में कहा होता है, अगर स्ट्रक्चर देखें तो हर थर्ड उसमें क्या होता है, पाया जाता है प्रोलीन, है ना। वैसे इसमें दो चीज पाई जाती है कोलेजन में, एक पाया जाता है ग्लाइसिन और दूसरा पाया जाता है प्रोलीन। तो हर थर्ड में प्रोलीन पाया जाता है। एमाइड्स की बात करते हैं हम, एमाइड्स इसमें दो ही है, कौन कौन से हैं ये याद रखेंगे, दो तो कौन कौन से हैं, एक है एस्परजिन, एस्परजीन,
और दूसरा है ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन ये वाला तो आपको याद रहेगा, लेकिन ये वाला नहीं याद रहता। वैसे में जब मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बता रहा था तो मैंने बताया था इसके बारे में। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना, ये फॉर्म होते हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड से ये बनते हैं। अभी हम बना के भी दिखा देते हैं, क्योंकि हमने देखा है वैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन में, लेकिन कुछ लोग जो नए लोग हैं वो नहीं देखे हैं, तो वो उसके उनको उनके लिए है। तो देखिए, जो एसिडिक अमीनो एसिड है कौन सा है? पहले तो एस्पार्टिक एसिड है। हम एस्पार्टिक एसिड लिख लेते हैं, कौन सा है ये? एस्पार्टिक अमीनो एसिड। फॉर्मूला अगर देखें तो क्या होता है, देखिए, नॉर्मल जनरल NH2CCOOH, इधर H पाया जाएगा, लेकिन R के जगह क्या होगा यहाँ पास? CH2COOH होगा। ये एस्पार्टिक एसिड होता है। इसी में क्या किया जाए? एमिडेशन किया जाए। एमिडेशन मतलब NH2 को जोड़ा जाए, एमिडेशन किया जाए। जैसे ही एमिडेशन किया जाता है तो ये जो OH वाला जो समूह है, ये वाला, ये इसके जगह ये OH हट जाता है, NH2 जुड़ जाता है। तो होगा क्या? NH2C, COOH, इधर CH2CO, और ये NH2 जुड़ गया, और ये H तो है, ये है पहले से, तो ये बन चुका है क्या? इसको हम बोलेंगे क्या? एमिडेशन होने के बाद ये एमाइड बन चुका है, इसको बोलेंगे एस्परजीन। एस्पराजीन। और ये क्या है? एक तरह का एमाइड है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ग्लूटामिक एसिड का करें तो उसमें भी यही चीज होता है। तो अगर हम ग्लूटामिक एसिड में भी यही करेंगे एमिडेशन, तो बन जाता है क्या? ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन कर लेते हैं इसको भी, है ना? तो अगर हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से याद रहता है। तो NH2CC OOH, और ये H यहां पास होगा ग्लूटामिक CH2CH2COOH। ये वाला OH के जगह NH2 जुड़ जाएगा, एमिडेशन होगा, तो OH तो माइनस हो जाएगा, जबकि NH2 जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा NH2, और ये CH COOH, और ये NH2, तो ये बन चुका है ग्लूटामाइन। तो एमाइड्स आपको याद रखना है, एरोमेटिक अमीनो एसिड याद रखना है, और कौन सा याद रखना है? और एमाइड इमीन वाला याद रखना है। ये सब चीजें याद रखना है। अब देखिए, हम देख लेते हैं कि अमीनो एसिड में क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, वो भी देख लेते हैं, क्या क्या एसिड के रोल है। तो अगला हेडिंग करेंगे क्या? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के क्या क्या फैक्ट्स हैं? ठीक है, तो सबसे पहली बात, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड किसको बोलते थे? ग्लाइसिन को। इसमें नो कायरल कार्बन। दूसरी बात, जब कायरल कार्बन है ही नहीं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो ये चीज है, तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं। वैसे पहले ही बता दिया मैंने, एक चीज और बताऊंगा। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है? ये है ग्लाइसिन। अच्छा, इसका नाम ग्लाइसिन है एक, ठीक है अभी बताता हूं। ग्लाइसिन जो है ना, इसमें नो कायरल कार्बन नहीं पाया जाएगा, मतलब कायरल कार्बन नहीं पाया जाएगा, जिसके वजह से ये क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, दूसरी बात, ये ग्लाइसिन जो है ना, सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, ये पूछा जाता है। तो मैक्सिमम
किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में, इन सोयाबीन में। सोयाबीन का अगर हम बॉटेनिकल नाम देखें तो इसी का नाम है ग्लाइसिन मैक्स। इसका अगर बॉटेनिकल नाम देखें तो क्या नाम है? ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मतलब अमीनो एसिड, मैक्स मतलब मैक्सिमम। तो ये अमीनो एसिड सबसे ज्यादा ग्लाइसिन मैक्स में पाया जाता है, मतलब सोयाबीन में पाया जाता है। अगर हम बात करें कि अमीनो एसिड जो है, ऐसा अमीनो एसिड बताइए जिसमें 2 कायरल कार्बन हो, तो कौन सा है? आइसोल्यूसिन है। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ये पॉइंट फैक्ट है, तो जो फैक्ट है उसको तो लिखना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। तो अमीनो एसिड विथ 2 कायरल कार्बन। 2 कायरल कार्बन किसमें पाया जाता है? आइसोल्यूसिन में। इतनी बात समझ में आई। दूसरा, मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स जटिल कौन सा होता है? तो इंडोल रिंग पाई जाती है किसमें? ट्रिप्टोफेन में। तो जब हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन पढ़ेंगे तो फिर इसमें देखेंगे। मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड कौन सा है? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें पाया जाता है इंडोल रिंग। दूसरी बात, ये तो एरोमेटिक है ही है। अगली बात, हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड कौन कौन सा है? तो ये भी देख लेते हैं, ये भी फैक्ट है। हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक मतलब अलग अलग रिंग होंगी। अमीनो एसिड कौन कौन से हैं? पहला है हिस्टिडीन और दूसरा है प्रोलीन, ठीक है। तो ये चीज है। अब पहला डिस्कवर्ड अमीनो एसिड मैंने पहले ही बता दिया है, एस्पाराजीन। और दूसरे बाद लास्ट डिस्कवर वाला मैंने ये भी बताया है, थ्रियोनीन। ये सब चीजें मैं पहले से ही बता दिया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म में क्या यूज होता है, क्या रोल है। तो अगला हेडिंग करेंगे, अगला हेडिंग करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक यूजेस ऑफ अमीनो एसिड। क्या यूज है अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में? जैसे ग्लाइसिन की बात करें तो ये ग्लाइसिन जो होता है हीमोग्लोबिन, ग्लाइसिन हीमोग्लोबिन बनाता है, प्रिकर्सर की तरह काम करता है। तो ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो हम इसको रख लेते हैं। वैसे हम बॉटनी पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं प्रिकर्सर से जो जूलॉजी से रिलेटेड होता है ना। तो हमको तो लेके ही चलना पड़ेगा। तो ग्लाइसिन, ग्लाइसिन जो होता है ये प्रिकर्सर, प्रिकर्सर ऑफ पोरफायरिन, पोरफायरिन रिंग। और ये पोरफायरिन रिंग काहे में पाई जाती हैं? ये हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। इतना आ रहा समझ में? दूसरी बात, दूसरी बात क्या है? हिस्टिडीन की बात करें तो हिस्टामिन प्रोटीन बनाने के लिए प्रिकर्सर का काम करता है। तो हिस्टिडीन, तो ये किसके लिए प्रिकर्सर है? प्रिकर्सर ऑफ हिस्टामीन। अगली बात कर लेते हैं टायरोसिन। टायरोसिन किसके लिए प्रिकर्सर होता है? टायरोसिन थायरोक्सिन T3 T4 हार्मोन बनाने के लिए। और आपने सुना होगा कि जो किडनी के ऊपर क्या होता है, एक ग्लैंड होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन सी? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल इसलिए बोलते हैं, एड मतलब जुड़ना, रीनल मतलब किडनी, एड्रीनल। इसी को हम सुप्रा रीनल बोलते हैं। सुप्रा रीनल इसलिए बोलते हैं, सुप्रा मतलब अपर, रीनल मतलब
किडनी, किडनी के ऊपर साइड में होती है, इसलिए सुप्रा, इसी को 3F बोलते हैं, इसी को 4S बोलते हैं, कई नाम है एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल में दो पार्ट होते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है। कॉर्टेक्स अपर पार्ट होता है, जबकि आंतरिक पार्ट क्या होता है, मेडुला होता है। कॉर्टेक्स में भी 3 पार्ट होते हैं, इसके लिए मैंने ट्रिक भी बनाई थी, गफर मागे सराफ, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना रेटिकुलरिस, ये सब होता है। फिर जोना फैसिकुलाटा, ये सब होता है। फिर मेडुला में भी होता है। तो मेडुलिया से दो हार्मोन निकलते हैं, एक इपेनेफ्रिन, एक नॉर इपेनेफ्रिन, ये बोलते हैं। तो ये सब हार्मोन बनाने के लिए प्रिकर्सर होता है अमीनो एसिड। कौन सा, टायरोसिन। डोपामीन, डोपामीन एक हैप्पीनेस वाला हार्मोन है, जिससे हमको खुशी मिलती है ना। तो हैप्पीनेस हार्मोन को बनाने के लिए भी टायरोसिन काम आता है। उसके बाद मिलेनिन, मिलेनिन पिगमेंट, जो ब्लैक कलर का मिलेनिन होता है ना, जैसे जब हम सनलाइट में जाते हैं, धूप में ज्यादा रहते हैं, तो हमारी जो स्किन होती है वो ब्लैक हो जाती है। क्यों? क्योंकि यूवी रेस पड़ने की वजह से क्या होता है, सनलाइट पड़ने की वजह से मिलेनिन पिगमेंट सिंथेसाइज्ड हो जाता है, फिर यही कन्वर्ट होता है विटामिन डी में, कैल्सीफेरॉल में। तो मैकेनिज्म बायोसिंथेसिस विटामिन डी की अलग है, उसको हम आगे देखेंगे, इसी में देखेंगे। आगे देखते हैं टायरोसिन। टायरोसिन, टायरोसिन की बात करें तो टायरोसिन इज प्रीकर्सर, प्रीकर्सर ऑफ, ये कई चीजों में प्रिकर्सर होता है। पहला तो T3 एंड T4, ये थायरोक्सिन हार्मोन है। दूसरा डोपामीन, डोपामीन। तीसरा अगर देखें इपेनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ठीक है, एंड नॉर इपेनेफ्रिन, ठीक है। अगला कौन सा है, अगला है मिलेनिन पिगमेंट, मिलेनिन पिगमेंट। अगला हम प्रिकर्सर देख लेते हैं ट्रिप्टोफैन वाला, है ना। तो ट्रिप्टोफैन में दो तरह का प्रिकर्सर हो सकता है, प्लांट में भी एनिमल में भी। तो अगला हेडिंग करेंगे क्या, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन की बात करें तो ये जो प्रिकर्सर है ये प्लांट में अलग है, इन प्लांट और इन एनिमल। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में एक ग्रोथ हार्मोन होता है, कौन सा, ऑक्सिन। तो ऑक्सिन में क्या होता है, इंडोल, इंडोल एसिटिक एसिड बनाने का काम कौन करता है, ट्रिप्टोफैन। ये किसका है, ऑक्सिन। एनिमल की बात करें तो यहां भी हार्मोन बनाता है, लेकिन कौन सा, सीरोटोनिन। और दूसरा कौन सा, मिलेटोनिन। मिलेटोनिन के वजह से ब्लैक कलर का पिगमेंट होता है ये, ठीक है। उसके बाद हम पेप्टाइड्स देखते हैं, है ना। तो पेप्टाइड्स के बारे में जानेंगे, लेकिन अब ये पेप्टाइड्स जो होंगे कई तरह से होंगे, डाई पेप्टाइड्स, नैनो पेप्टाइड्स, फिर उसके बाद हेप्टो, ऑक्टा, कई सारे होंगे। तो ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। तो हम पेप्टाइड्स अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए धन्यवाद, जय हिंद।